और अब बात करते हैं पांचवें चरण के मतदान की। जी हां, पांचवें चरण के मतदान का प्रचार शनिवार शाम को थम गया था और अब इस मामले में वोटिंग की तैयारी है। जी हां, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, बिहार की 5 सीटें और महाराष्ट्र की 14 सीटों पर चुनावी घमासान होगा। सवाल है कि पांचवें चरण के रण का क्या है समीकरण। अमेठी रायबरेली की जंग में जनता किसके संग है, सबसे अहम सवाल। 8 राज्यों की 49 सीट पर किसका फार्मूला हिट होगा। साथ ही 49 सीटों की जंग में सबसे ज्यादा घमासान कहां कहां है और कई दिग्गजों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। पहले चरण से शुरू हुआ सफर अब पांचवें चरण तक जा पहुंचा है। 20 मई को देश में पांचवें चरण की वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें यूपी की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन 49 सीटों पर बीजेपी की लहर साफ दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस महज 1 सीट ही जीत पाई थी और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 41 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। भले ही पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोट पड़ना है, लेकिन इस चरण में कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजर है। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा से है, जबकि इस बार राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। उधर सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर सीट से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ से है। तो उधर श्रीकांत शिंदे शिवसेना के टिकट पर कल्याण से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला उद्धव गुट की वैशाली दारेकर राणे से है। बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी में भी हार गई थी और सोनिया गांधी की वजह से सिर्फ रायबरेली सीट पर ही कब्जा हुआ था। इस बार फिर से पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली की सीट पर वोटिंग होने जा रही है। यूपी की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इनमें से 7 सीट ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। इन 14 लोकसभा सीटों में यूपी की कुल 71 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है, उन सीटों के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी नेताओं ने तुष्टीकरण, वंशवादी राजनीति, राम मंदिर और नागरिकता के मुद्दे पर जोर देकर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की ओर से पेश की गई चुनौती को रोकने की कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के साथ मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर भी आक्रामक रही। लिहाजा अब देखना अहम होगा कि जनता किन मुद्दों पर वोट डालती है और पांचवें चरण की 49 सीटों पर जनता किसे अपना सांसद चुनकर पार्लियामेंट भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वोटिंग की तैयारी है और उम्मीदें सबकी परवान चढ़ी हुई हैं। अब तक के जो चरण रहे उसमें सब अपना अपना दम भर रहे हैं। आगे आने वाले जो 2 चरण बचेंगे उसमें लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पहले 20 मई को होने वाली वोटिंग, जहां 49 सीटें इस वक्त फ्रेम में। आर.के. मिश्रा मेरे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक भाई नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। बहुत जल्दी राज बिहारी जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आर.के. मिश्रा जी, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप जनता से? प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियां रही हैं, पिछले 2 कामकाज सरकारों के कामकाज को प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे, अब वोटिंग का दिन है। आपको लगता है कि आपके वायदों और आपके कामकाज पर
जनता मुहर लगाएगी? राजीव जी देखिए, हमारा 2014 के बाद जब हम आए केंद्र में, तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये हमारी गारंटी थी। और निश्चित तौर पर 2014 से लेकर के 2024 तक, अब ये अगले चुनाव को भी अगर आप जोड़ लें, तो निश्चित तौर पर हमने इसके ऊपर में जनता के लिए अपने आप को समर्पित किया है। गरीब कल्याण के लिए हमने समर्पित किया है, हमने सुशासन के लिए समर्पित किया है, और निश्चित तौर पर जो सेवा का जो माध्यम है, हमने अन्य विपक्षी दलों को सेवा कैसे की जाती है ये हमने सिखाया है इनको, जो सेवा कैसे की जाती है जनता की। और निश्चित तौर पर जनता इस चीज को समझ रही है, क्योंकि घर घर में और दिल में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए जो जगह बनी है, मुझे लगता है जो कि 2024 में भी इसी तरह से वही आशीर्वाद देने का काम करेगी। हम आगे भी ऐसे ही विषयों को लेकर के 2047 तक का जो हमारा विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप हमारा मैनिफेस्टो उल्टा करके देख लीजिए, हमने जनता के उन मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको छुआ है, और निश्चित तौर पर उसी के ऊपर में हम काम भी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप देखिए, कल जैसे 49 सीटों पर है, 2019 में भी हम 32 सीट हमारा बीजेपी का था और एनडीए का टोटल 41 सीट था, तो हम उस पर में भी 2019 में भी परचम लहराए थे, और 2024 में भी हम आशा करते हैं जो ऐसा जन आशीर्वाद फिर मिले, ऐसी अपेक्षा और आशा जरूर करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं देता हूं आपको, क्योंकि वोटिंग होनी है और अभी शुभकामनाएं देने में मेरा भी कुछ नहीं घटता है और आपकी भी उम्मीदें बढ़ेंगी। विजय कौशिक भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक भाई, सेवा कैसे की जाती है, उम्मीद है आपने सीखा जरूर होगा, लेकिन आप उम्मीद क्या क्या लगाते हैं वोटिंग के दिन? देखिए, सबसे पहली बात है कि माननीय मोदी जी मुद्दों की राजनीति से बहुत दूर भाग चुके हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 करोड़ रोजगार जो मोदी सरकार ने छीने हैं हर साल, वो किस कारण से छीने गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो महंगाई चरम पर है, टैक्सों की मार चरम पर है, जिनका जवाब निर्मला सीतारमण के पास भी नहीं है, उसके क्या कारण रहे हैं कि जो देश की सारी संपत्ति है उस पर अधिकांश संपत्ति पर कब्जा 1% लोगों का हो गया है। देश की अधिकांश कमाई पर कब्जा 1% लोगों का हो गया है। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है भारत को कि आपके यहाँ बेरोजगारी की दर अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी। और मोदी हिंदू मुसलमान का गीत गा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं कि कांग्रेस आ गई, शरिया कानून लागू हो जाएगा, कांग्रेस आई तो महिलाओं बहनों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। जो कोरोना वैक्सीन की आड़ में मोदी जी ने लाखों महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीने, उनका जिम्मेवार कौन है? अब सुन लीजिए, चुनाव में जो कम मतदान हो रहा है वो लोग हैं जो मोदी जी को वोट डालना चाहते थे, लेकिन मोदी जी के सरकार की लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, महंगी होती शिक्षा, महंगी होती चिकित्सा, इन सब मुद्दों से वो लोग इतने निराश हैं कि उन्होंने ये प्रण लिया कि वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और इस बार के फेस में भी आप देखेंगे मतदान कम होगा। हमने लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे। भाजपा के लोगों की हालत है, जिस तरह से दिल्ली में भाजपा को हराती रही है, हमें पूरी उम्मीद है आज देश भर में भाजपा हराएगी, खासकर उन सीटों पर जहां तीसरी बार एक ही कैंडिडेट को मोदी जी ने रिपीट किया है सर्वे में खराब रिपोर्ट आने के बावजूद। जैसे नोएडा से महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं इनके, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं इनके, इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह। भाई मोदी जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? आप तो कहते थे कि भी आपके यहाँ कार्यकर्ताओं का मान है, सम्मान है। कांग्रेस से आप नवीन जिंदल जी को लाते हैं, आधे घंटे बाद टिकट दे देते हैं। तो भैया कौन सी ऐसी आपके यहाँ धुलाई की मशीन हो गई कि जिनको भ्रष्ट, बेईमान और तमाम तरह की उपाधियां देते थे, आज उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाकर आपने टिकटें बांट दी। भाजपा का कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है, 15 साल से एक ही बंदे की जी हजूरी करने में व्यस्त है। तो भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोग हारें जो जिन्हें 10 साल पिछले मौका मिल चुका है, और तीसरी बार भी मोदी जी ने अपने नाम पर कि भाई तुम इन्हें मत देखो, मुझे देखो। भाई क्यों देखें आपको? ये जो लोकल सांसद जो चुना जाता है, किस लिए चुना जाता है? क्या लूट मचाने के लिए? आज इनके नेता अरबोपति बन चुके हैं। बीजेपी के बहुत से सांसद हैं, टिप पर हैं, जिन्होंने लूट मचाई हुई है, प्रॉपर्टी के धंधे में लोगों को तंग कर रखा है, दूसरे धंधों में अवैध वसूली की बात हो। फिर भाई मोदी जी जब आपके पास ये रिपोर्ट थी तो आपकी ईमानदारी कहाँ चली गई थी? तो लोगों का सीधा सा कहना है ठीक है कि वो बीजेपी को वोट देना चाहते थे लेकिन नहीं देंगे। इस परिस्थितियों में कांग्रेस जीत रही है और लोगों का हमारे साथ विश्वास बढ़ रहा है। हरियाणा में हम 8 सीटें जीतने जा रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। इससे ये बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है
यही स्थिति अलग अलग राज्यों में है। इनकी सीटें हर जगह घट रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास जताएगी और हमें जिताएगी। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं कि जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। कार्यकर्ता होने के नाते उम्मीद तो आपने भी लगा रखी होगी और बहुत ज्यादा मेहनत भी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे होंगे, और क्योंकि हैं इसमें। लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री डराने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत तो शायद, मतलब आप ऐतराज ना कर रहे हैं तो शुरुआत तो सैम पित्रोदा ने कर दी थी, विरासत टैक्स, और उसके बाद पश्चिमी भारत के लोग अरब लगते हैं, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लगते हैं, और ये लगते हैं। उनको कितनी बार रोका गया, वो नए मणिशंकर अय्यर बनने पर आमादा हो गए थे। नहीं तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया ना, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पहली तो बार। ये निजी राय आप लोगों को क्या चोट नहीं पहुंचा रही है, जिसका फायदा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं तो गलत कहां है? वो तो आपके यहां से ही किसी ने ऐसा शिगुफे छोड़ दिए। गलत है, वो गलत है। गलत इसलिए है कि अगर एक आम आदमी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगे, ठीक है, तो वो लग सकता है, उसके लिए उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी जिसकी ड्यूटी है चोरी रोकना, उसी के ऊपर चोरी का आरोप लगे, जैसे मोदी जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उद्योगपतियों पर सीबीआई ईडी की रेड डलवाई और बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा ले लिया। अच्छा, वो सारी जांच हवा तो 1500 करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड का आपको भी मिला है। 1490 करोड़ के करीब तो कांग्रेस को भी मिला है। सुनिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये झूठा। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। मैं विजय भाई को पूरा टाइम देना चाहता हूं, उसके बाद आपके पास ही आऊंगा पूरा टाइम लेके। हमारे ऊपर 600 करोड़ का आरोप लगा है। नहीं, आरोप नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। ठीक है, ये डिटेल निकली हुई है पूरी। अब सुनिए ना, अब सुनिए कि भाई एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर ये साबित होता है कि वो सीबीआई ईडी की रेड डलवाकर पैसे ले रहा है, तो कांग्रेस के पास तो कोई पावर है ही नहीं। क्या आपने क्या कहा साबित होता है? आपने क्या शब्द बोला? मोदी जी के खिलाफ ये साबित हुआ है क्या कि उन्होंने सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके चंदा वसूला बीजेपी के लिए जी। उन्होंने टॉरेंस ग्रुप की कंपनी के ये आपका स्टेटमेंट होगा, मेरे सामने मुझे साबित होता आज तक कहीं नहीं दिखा है। इस साबित पर आ जाऊं ना तो फिर पिछली यूपीए सरकार का भी निकालना शुरू कर दिया जाएगा। खैर, अब आरके मिश्रा जी के पास जाते हैं। आरके मिश्रा जी, जनता के पास आप पिछले कई चरणों में गए हैं। एक सवाल बहुत ज्यादा रहा है, पिछले चुनावों से इस चुनाव में जो परसेंटेज है वो इलेक्शन कमीशन के डाटा देने के बाद भी थोड़ा घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या लोग निराश हैं? क्या लोग वाकई जैसा विपक्षी गठबंधन प्रचारित कर रहा है कि आपकी नीतियों से निराश हैं, वो जाना चाहते हैं विपक्षी गठबंधन के पास, लिहाजा कम वोटिंग है? देखिए राजीव जी, जिसको हम निराश शब्द कह रहे हैं, ये आश्वस्त शब्द कह सकते हैं। ये निराश नहीं, आश्वस्त शब्द है। किस तरह का आश्वस्ति है? ये आश्वस्त है मोदी कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए। 2014 में, 2019 में और उसी तरह से 2024 में भी ये सरकार रिपीट आ रही है और जनता पुनः आशीर्वाद दे रही है। अब मैं आता हूं उन विषयों के ऊपर में राजीव जी, जो अभी विजय भाई अभी कह रहे थे। बोलिए। कहता हूं क्योंकि 2024 का चुनाव राजीव भाई, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत कुछ साबित करेगा। और ये विजय जी हमसे लिख करके ले लें, ये बहुत कुछ साबित करेगा। अब क्या क्या लिख कर दे रहे हैं तो बता दीजिए ना। 100 स्मार्ट सिटी में आ रहा हूं विजय भाई आ रहा हूं, जरा सुन लीजिए। अब देखिए क्या है, ये कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का जो नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं जो फॉल्स नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं इस बार ध्वस्त करेगी जनता। इस चीज को आप समझ लें। अब देखिए, हाँ, आप रोजगार के ऊपर में भी बात करिए, आप महंगाई के ऊपर में भी बात करिए, लेकिन आपके पास वो मुद्दे नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इसके ऊपर में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। तीसरी बात यह है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया। आप लोग अभी तक नहीं गए, ये भी जनता साबित करेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन में आप लोगों ने बहिष्कार किया, आप उसमें नहीं गए, ये भी जनता साबित करेगी। रामचरितमानस के ऊपर में आपके उसके शब्द अपशब्द, जिस नेता ने कहा रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, उनको जलाई गई, उसके ऊपर में भी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो बीजेपी के साथ आपको लगता है एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। आपको लगता है आरके मिश्रा जी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसमें कांग्रेस का ना जाना, ये जनता के दिल पर असर किया होगा और ये वोट में तब्दील होगा?
राजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये भारत देश जो है ना, सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है जो हर विषय हर मुद्दा है, लेकिन एक धर्म और संस्कृति ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम हमारे और आपके घर में कुलदेवी रहती हैं और हम लोग सुबह में जब निकलते हैं तो पूजा करके निकलते हैं, लेकिन आज अगर जब देश की आस्था की बात आती है, जब देश के संस्कृति की बात आती है तो आ रहा हूं विजय जी, इंतजार कीजिए, आ रहा हूं। कांग्रेस अपने आप को चुप करके बैठ जाती है। सैम पित्रोदा जी यहाँ पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, ये कहां से निकलते हैं? ये तो कांग्रेस से निकलते हैं। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं, ये कहां से हैं? कांग्रेस से हैं। अरे भाई, आप कुछ ऐसे शब्द भी बोलिए जो देश की जनता को कम से कम ये लगे। अब एक चीज बताइए राजीव जी, मात्र 10 सेकंड लूंगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर में काम नहीं करना चाहिए था? आज जो 12 करोड़ शौचालय जो बनाए गए, ये किसके कहने पर बनाए गए? मैं तो यही चीज पूछना चाहता हूं। ये सारे विषय हैं हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है। और निश्चित तौर पर मुझे जो लग रहा है, जो कि मूलभूत जो बातें होती है, मूलभूत जो विषय होते हैं जनता का, जो उसका सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होता है, कांग्रेस ने इसके ऊपर में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। चलिए, जनधन खाता 50 करोड़ से ऊपर खोला गया, 50 करोड़ आदमी के पास कोई खाता नहीं था। ये कांग्रेस को क्या सोचना नहीं चाहिए था? ये सब सारे चलिए विजय कौशिक जी का भी रुख कर लेते हैं। विजय जी इनके जो आरोप हैं उसके बारे में तो बात करेंगे, और साथ ही ये भी कि कल क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं आर के मिश्रा जी, जो बातें सामने रख रहे हैं, आपको लगता है ये चीजें जनता के मन मस्तिष्क पर होंगी, जनता इन पर सोच रही होगी? आपके एक बहुत बड़े प्रवक्ता, नामी प्रवक्ता, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, गौरव वल्लभ, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो लगातार पार्टी से ये बात कहते रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सनातन के ऊपर हो रहे सहयोगी दलों द्वारा अपमान के शब्द, उन पर पार्टी मुखर होकर बोले, लेकिन पार्टी ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। आपको लगता है ये चीजें वोटर के दिमाग में रहेंगी जब वो वोट कर रहा होगा? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के लिए लिखा है कि ले लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो जब लोगों के पेट की आग बढ़ जाती है तो लोग भगवान को भी नमस्ते कर देते हैं। भाई, राम मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन किसने एक्वायर की? कांग्रेस ने की। रामलला के दर्शन की व्यवस्था किसने की? कांग्रेस ने की। ठीक है, हम राम मंदिर नहीं बनवा पाए, बीजेपी ने बनवा दिया, लेकिन हमने रोजगार दिया। मोदी जी के राज में तो 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। 81 करोड़ लोग इतने गरीब हो गए कि 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर, लेकिन इस सरकार का तो ये कहना है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकाल दिए। वो फर्जी आंकड़े हैं, मोदी सरकार के। राजीव जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं आऊंगा, पहले उन्हें बोलने दें, मैं आऊंगा। 140 करोड़ जनता है, जिसमें 40 करोड़ बच्चे और बुजुर्ग हैं, उन्हें हम एक तरफ कर दें। 1 अरब जनता में अगर 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं ले रहे हैं, तो आप रोजगार की स्थिति देख लो ना। फिर वर्ल्ड बैंक क्या चेतावनी दे रहा है? यही तो कह रहा है कि अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई बेरोजगारी दर, जबकि आप टैक्स कलेक्शन करके दावा कर रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई। निर्मला सीतारमण पर इस बात का जवाब नहीं था जब एक बिजनेसमैन ने पूछा कि हम तमाम टैक्स देकर जो बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं और जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स ले रहे हो। भाई, कितना लूटोगे, कितना खाओगे? जनता त्राही त्राही कर रही है। 50 लाख से 1 करोड़ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करने होने लगा मोदी राज में। और जब नौकरी की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं कि भैया पकौड़े तलो नाले की गैस से। आप कह दो ना कि पढ़ना लिखना बंद करो, ये 50 लाख 1 करोड़ अपने अकाउंट में जमा कर लो और पकौड़े तलो, कोई ऐतराज नहीं। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो करो ना बंद इन शिक्षा के मंदिरों के नाम पे जो ये लूट चल रही है, इन कॉलेजों को बंद कर दीजिए। अगर रोजगार नहीं दे सकते, क्या जरूरत है? विश्वविद्यालयों को बंद कर दीजिए। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना है कि जो मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक नीतियां बनाई, नरसिम्हा राव जी ने बनाई, वो बहुत बेस्ट थी, उनमें आज भी परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है और इनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की। चलिए, कल जो 49 सीटों के लिए मतदान होने वाला है, कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं इन सीटों पर? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी जिन जिन सीटों पर लड़ रहे हैं, खासतौर पर रायबरेली की बात हो, उत्तर प्रदेश में अमेठी की बात हो या इन सभी सीटों की बात हो,
हम एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, केवल इस कारण से कि जनता का ये कहना है कि कांग्रेस रोजगार में नंबर 1 थी और आम जनता तक मदद पहुंचाने में नंबर 1 थी। मोदी सरकार इन मोर्चों पर फेल रहे हैं ठीक है। और राम मंदिर का काम उन्होंने कर दिया, इसलिए रोजगार का काम कांग्रेस से कराएंगे। जो तरक्की में पिछड़ गया भारत, उसको फिर से नंबर 1 बनाएंगे। चाइना के साथ जो $100 अरब का व्यापार घाटा बढ़ गया है, उसको कम कराएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं संक्षेप में, आर के मिश्रा जी, कल क्या उम्मीदें हैं 49 सीटों पर आपकी? और निश्चित तौर पर देखिए राजीव जी, मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर जनता की जो मूलभूत बातें हैं उसी को लेकर के, उसी विषय को लेकर के हम जनता के बीच हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिल भी रहा है और निश्चित तौर पर आगे भी मिलेगा। ऐसा हम 2047 तक के जो विजन हमने स्पष्ट किया है। चलिए, आप दोनों को ही शुभकामनाएं देता हूं। कल जो वोटिंग हो रही है, आपके मुताबिक आपका वोटरों पर जो असर है, वोटर आपकी बातों को मानेगा और वो दिमाग में रखेगा जब वो वोट कर रहा होगा। और आपको शुभकामनाएं अभी से देता हूं। फिलहाल आप दोनों शामिल हुए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चर्चा का आप दोनों हिस्सा बने। फिलहाल रुक कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर